गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले तो अपन जो पिछली बार का छोटा सा कन्फ्यूजन था उसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, ऑलराइट, फिर आगे बात कर लेंगे। तो देखिए, उसमें जो गड़बड़ हो रही थी वो ये कि दो इवेंट हो रहे हैं और हमने यदि किसी एक इवेंट को जो कि पहले हो रहा है उसको बाद में ट्रांसफर कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एसेंशियली इशू बस इतना सा था, ऑलराइट। तो इस वजह से गलत हो रहा था। गलती क्या हो रही थी हमसे, ऑलराइट, कि भाई ये आर रेडियस का है और 3 सेंटीमीटर या जितना भी ये डी तक भरा हुआ है। अब ये एच पे है, ऑलराइट, यहाँ से। तो अपन ने क्या बोला कि यार इसको जो दिखेगा उसको शिफ्ट कर देते, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ये स्लैब अपन ने पहले रख दी तो पहला इवेंट जो रे का हो रहा है वो स्लैब के साथ हो रहा है। तो पहला इवेंट चूंकि स्लैब के साथ हो रहा है तो पहले हमको स्लैब के इवेंट को लेना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि पहले ये वाला इवेंट का असर ले लेते हैं और फिर बाद में इसको शिफ्ट कर लेंगे। तो वो एक गलती हो गई थी, जैसा मैंने समझा दिया था। तो एक बार फाइनल वर्ड यही था कि गलत ये था कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट हम चेंज नहीं कर सकते। अपनी मर्जी से एक इवेंट पहले और दूसरा इवेंट बाद में ऐसे नहीं ले सकते। रे ने जो रास्ता फॉलो किया है आपको वही इवेंट बाय इवेंट एनालिसिस करना पड़ेगा। कहने का मतलब इसको ये डिस्टेंस दिखेगा h-2, जो रिफ्रैक्शन यहाँ होगा उसको ये डिस्टेंस h-2 दिखेगा, ऑलराइट। और फिर उसके बाद जो भी आपके रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले थे, यदि 4/3 था तो इसके लिए h-2 अपॉन 1, ऑलराइट, इनटू जो भी डिस्टेंस है wi अपॉन 4/3 हो जाएगा और फिर सॉल्व हो जाएगा, ऑलराइट। फिर आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये छोटी सी बात थी जो समहाउ मेरे से उधर गड़बड़ हो गई। एक्चुअली चैट पे इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे उल जलूल सी कई बार चलती रहती है कि फोकस लूज हो जाता है। क्लास में तो क्या होता है ना कि लाइव सामने बच्चे बैठे होते हैं तो बिल्कुल वो पकड़ के रखते हैं हम उनको। चैट में तो लोगों को फ्रीडम होती है, कोई लिखता है सर आपकी शक्ल इससे मिलती है, कोई लिखता है कि आप खराब पढ़ा रहे हो, कोई बोलता है आप बेकार हो, कोई बोलता है अच्छे हो। तो ध्यान थोड़ा सा इधर भटक जाता है, राइट। तो इस वजह से खैर फिर भी मैं माफ़ी चाहता हूँ फॉर क्रिएटिंग कन्फ्यूजन। आई होप कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। हमेशा रे ने जो पाथ फॉलो किया, जो रास्ता फॉलो किया, उस सीक्वेंस में इवेंट लेते हैं, ठीक है। चलिए पैरेलल स्लैब पे थोड़ा सा एक दो सवाल और ले लेते हैं। ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टी थिकनेस की स्लैब है, ऑलराइट। तो एक दो इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे जो आप सोचे तो समझ में आएगी, ऑलराइट, कि यदि हम यहाँ पे कोई रे इंसिडेंट करें, ऑलराइट, इधर मैं म्यू नॉट लिख देता हूँ, थीटा नॉट, ऑलराइट। तो ये रे इधर θ1 एंगल पे अंदर चली गई और ये θ1 इज सेम एंगल एज जो यहाँ इंसिडेंट हुई है। और यदि इधर भी म्यू नॉट ही है, ऑलराइट, तो आप देखेंगे कि यहाँ इक्वेशन लिखी हमने म्यू नॉट साइन थीटा नॉट विच इज इक्वल टू μ1 साइन θ1। ये एंगल θ1 और ये एंगल भी θ1, राइट। तो यदि ये θ1 और यहाँ पे भी म्यू, यहाँ पे भी म्यू, तो जब मैं इधर से इधर इक्वेशन लिखूंगा तो यदि म्यू नॉट हुआ तो म्यू नॉट साइन थीटा डैश लिखूंगा और थीटा डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेम एज थीटा नॉट। तो ये आप देख सकते हैं कि रे फाइनली उसी एंगल पर बाहर निकल गई, ऑलराइट। दूसरी इंटरेस्टिंग बात, कि मान लीजिए इसकी वजह हमारे पास बहुत सारी पैरेलल स्लैब्स होती, μ1 μ2 μ3 ऐसे, ऑलराइट।
यहां देखिएगा थीटा नॉट, थीटा वन, थीटा वन, अब देखिएगा यहां पे स्नेल्स लॉ लगाया मैंने, म्यू नॉट साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू वन साइन थीटा वन, ये थीटा वन तो ये भी थीटा वन, दिस मस्ट बी इक्वल टू, ये वाला लिख रहा हूं मैं स्नेल्स लॉ, यहां नहीं लिख रहा हूं, यहां के लिए म्यू वन साइन थीटा वन, तो क्या देख रहे हैं, ये म्यू नॉट साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू वन साइन थीटा वन, यहां पे यहां से स्नेल्स लॉ लगाया म्यू वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू हो गया, और ये मैं इधर लगाऊंगा म्यू टू साइन थीटा टू, स्नेल्स लॉ यहां पे, तो इज इक्वल टू म्यू थ्री साइन थीटा थ्री हो जाएगा। कहने का मतलब हम देख सकते हैं कि म्यू साइन थीटा थ्रू पैरेलल स्लैब्स विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसी पे बेस्ड एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑलराइट। तो इस पे जेई में बरसों पहले एक सवाल आया था, तो वही सवाल मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से, ऑलराइट। सवाल जो है, यदि आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो S2 में क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑलराइट। S2 में क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है रिकॉर्डेड वीडियो में, कि जब मैं बोलूँ ये वाला सवाल, तो मैं बोलकर लाइव में तो रुक जाता था, ऑलराइट। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं आपको बोल दूंगा सॉल्यूशन ट्राई करिए, वीडियो पॉज कर दीजिए। जैसे ही मैं बोलूँ वीडियो पॉज कर दीजिए, आप वीडियो पॉज कर दीजिए और आप सवाल पहले ट्राई कर लें। गलत हो जाए कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पूरा सवाल ट्राई कर लीजिए, ऑलराइट। जब पूरा सवाल ट्राई कर लें ईमानदारी से, तब आप उस पॉज बटन को हटाइए और उसको वापस प्ले कर दीजिए, और फिर जो जो मैं सॉल्यूशन में लिखते जाऊं, जितना आपको समझ में आए उतना लिखते जाएं, और फिर स्क्रॉल बैक करके उसको आप दोबारा समझ लें। कोई डाउट छूट जाए तो अपन जो आपके वेरियस चैनल्स हैं उस पर आंसर दे ही रहे हैं आप लोगों को, ऑलराइट। तो वहां पे आप लिख सकते हैं, ऑलराइट। तो S2 का क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई करेंगे अभी का अभी, और पॉज। इस सवाल में क्या हो रहा है, इधर से रे आ रही है, ऑलराइट। ये नॉर्मल हो जाएगा आपका। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ग्रीजिंग एंगल है 90 डिग्री। ग्रीजिंग एंगल मतलब ऐसे आ रही है, 90 डिग्री पे एंटर होती है यहाँ पे। ये मीडियम ऑफ इंसिडेंस है 1, और जो ये मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y का फंक्शन है जो कि वेरिएबल है, राइट। y का फंक्शन है जो कि वेरिएबल है, मतलब कि म्यू जो है उसकी वैल्यू जैसे जैसे आप चलते जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी। यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, अलग अलग y पे अलग अलग वैल्यूज हैं, राइट। अब इसमें आपको ये समझ में आना चाहिए, जो मैंने अभी अभी बात करी थी उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, तो यहाँ पे अनेक पैरेलल स्लैब्स हैं। पैरेलल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस y पे सब जगह म्यू सेम है, तो हम इसको अनेक पैरेलल स्लैब्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते।
अनेक पैरेलल स्लैब्स हैं, ऐसे स्लैब्स हैं डी, बहुत छोटी छोटी थिकनेस dy की, ऑलराइट, ऐसे पैरेलल स्लैब्स है छोटी छोटी थिकनेस dy की। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रेस से जाएगी उसका पाथ, इसने पूछा है कि उसका पाथ क्या होगा। पहले स्लोप पूछा है फर्स्ट में, फिर अलग चीजें पूछी और फिफ्थ पार्ट तक आते आते पाथ पूछा है। तो मेरा कहना पाथ निकल गया तो बाकी की चार चीजें तो निकल ही जाएंगी। तो पाथ निकल गया तो उसमें तो वैल्यूज ही पुट करनी, ऑलराइट। एक्चुअली देखा जाए तो जेई के पुराने जमाने का सवाल है, बहुत पुराने जमाने का, इनफैक्ट एग्जैक्टली बोलूँ तो 25 साल पहले का, जब हमने जेई का एग्जाम दिया था, उसी जेई का सवाल है। ये मत पूछेगा मुझसे हुआ था कि नहीं हुआ था, ऑलराइट, वो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये मैंने जो जेई दी थी उसी का सवाल है। उस जमाने में इतने टफ सवाल देते थे वो लोग, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग जेई देते थे, ऑलराइट, पहले जमाने में बहुत इंटेलिजेंट लोग जेई देके सेलेक्ट हुआ करते थे, ओके। तो कि इतना टफ सवाल देते थे कि वो उसके जो सॉल्यूशन के पार्ट्स होते थे वो ही ऐसे क्वेश्चन का पार्ट देते थे कि भाई तूने फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर लिया तो कुछ तो दिमाग है ही सही, फिफ्थ के लिए तो काफी चाहिए, ठीक है, ऐसे क्या। तो लेट्स से यहां पे रे किसी y हाइट पे अपन ने एक dy की स्लैब इधर मान ली, ऑलराइट, ऐसे लेना पड़ेगा एलिमेंट, कंटिन्यूअस वेरी कर रहा है या डिस्क्रीट वेरी कर रहा था या कंटिन्यूअस वेरी कर रहा है। ये एंगल है थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑलराइट, और यहां पे म्यू है कुछ 1। तो जैसे ये रे इधर जाएगी तो इधर जो थीटा डैश होगा और इधर जो म्यू डैश होगा उसमें एक चीज कॉमन होगी कि म्यू साइन थीटा वुड बी इक्वल टू म्यू डैश साइन थीटा डैश। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि म्यू साइन थीटा की वैल्यू थ्रू आउट दिस वुड रिमेन कांस्टेंट। थ्रू आउट दिस होल स्टोरी म्यू साइन थीटा इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। तो यदि म्यू साइन थीटा थ्रू आउट दिस होल स्टोरी इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, तो जो वैल्यू यहां थी वही वैल्यू अंदर 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 सब जगह होगी। यहां कितनी थी, यहां पे थी 1 इंटू साइन 90 डिग्री, तो वही सब जगह होगी, वही पूरे इसमें सब जगह होगी। हैंस वी कैन से साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय म्यू विच बिकम्स 1 बाय के वाई की पावर 3/2 प्लस 1 का अंडर रूट। अब ये थीटा है, ये रे जो है वो कंटिन्यूसली मुड़ती जा रही होगी, कंटिन्यूसली मुड़ती जा रही है तो दैट वुड बी अ कर्व, ऑलराइट, ऐसा कर्व होगा, कंटिन्यूस मुड़ती जा रही तो रे ही कर्व हो गई यहां पे, तो क्योंकि हर जगह म्यू अलग है, ऑलराइट। तो इस कर्व की कोई भी टेंजेंट की यदि हम बात करें तो ये यदि आपका थीटा है इंसिडेंस के साथ एंगल, तो ये 90 माइनस थीटा है। इसका मतलब कि tan 90 माइनस थीटा इज स्लोप विच इज dy बाय dx, which is dy by dx. Hence हम लोग साइन थीटा से tan 90 माइनस थीटा या cot थीटा इजीली निकाल सकते हैं, ऑलराइट। तो क्या हो जाएगा, cot थीटा का वैल्यू यदि dy बाई डी एक्स का साइन थीटा का वैल्यू हमें पता है, ऑलराइट, तो म्यू स्क्वायर माइनस 1 would be your base, so that is k y power 3/2 plus 1 के अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट इज योर cot थीटा अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो cot थीटा बिकम्स इक्वल टू, ऑलराइट, कितना हो गया ये, रूट ऑफ के
एंड y की पावर 3/4, राइट। ऐसा शायद फर्स्ट पार्ट का या किसी पार्ट का, अच्छा किसी में पूछा ही नहीं, cot थीटा पूछा था, राइट। एनीवे ये मिल गया आपको। अब इसको dy/dx के बराबर कर दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए, तो dy बाय y की पावर 3/4 या सिंपली y इंटू -3/4 इंटीग्रेशन dx इंटू रूट k एंड गो एट। और x 0 था तो y 0 था, तो y और x, और ये कितना हो गया y की पावर 1/4 अपॉन 1/4, ये हो जाएगा शायद n+1 अपॉन n+1 इज इक्वल टू रूट k इंटू एक्स। उधर ले जाके इसको आप ओपन कर दीजिए, सो y इज इक्वल टू, राइट, कितना हो गया ये k स्क्वायर x/4 का पावर 4, यही आपका आंसर भी है, राइट। अब इसके अंदर आप वैल्यू शैल्यू पुट करके देख लीजिए, इन्होंने जो दे रखी है तो k की वैल्यू दे रखी है और इन्होंने पूछा है कि इंडिकेट द पाथ ऑफ द रे सब्सिक्वेंटली, फिफ्थ पार्ट, राइट, कि जब ये यहाँ निकल जाएगी तब क्या हो जाएगा रे का पाथ, राइट, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो उसमें आंसर एक्चुअली इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो म्यू साइन थीटा रिमेन्स कांस्टेंट, बात समझिएगा मेरी, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो म्यू साइन थीटा शुड रिमेन कांस्टेंट और नॉट। सो इफ म्यू साइन थीटा शुड रिमेन कांस्टेंट, तो जैसा यहाँ था वैसा इधर होना पड़ेगा। तो म्यू 1 है एंगल 90 डिग्री, तो म्यू 1 है तो एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब रे विल बिकम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो वी आर डन। इट्स अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, आपको इसको अटेम्प्ट करने में मेरे ख्याल से 15-20 मिनट लगे होंगे। अब इसको आपको लिख लीजिए पॉज करके। लास्ट वाला पार्ट फिर से समझा देता हूँ। लास्ट पार्ट में पूछा था कि यहाँ निकलने के बाद बात क्या होगा, तो निकलने के बाद यहाँ पे म्यू कितना है 1, तो म्यू साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू साइन 90 डिग्री, स्टोरी ओवर, राइट। तो प्लेन रिफ्रैक्शन पे हमने ठीक ठाक चीजें कवर कर ली है, राइट। थोड़ा सा और प्लेन रिफ्रैक्शन पे और बातचीत कर लेते हैं, ओके। थोड़ा वेलोसिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। So now let's say ये बर्ड है यार, मुझे चित्रकारी मेरी अच्छी नहीं है, चिड़िया ऐसा मान लीजिए, राइट। ये चिड़िया जो है 10 से डाइव कर रही है और ये फिश जो है ये 3 से ऊपर जा रही है। ये एयर में है बर्ड ऑब्वियसली, और मछली पानी में है, राइट। तो बर्ड को फिश की वेलोसिटी कितनी दिखेगी, ओके। बर्ड को फिश की वेलोसिटी कितनी दिखेगी, यही क्वेश्चन है जिसका उत्तर हमें निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, समझ में आ गया, वीडियो पॉज कर लीजिए इस समय, इसे अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्ट करने के बाद ही वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। प्लीज पॉज इट राइट नाउ।
ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो उसको फिश की कितनी वेलोसिटी दिखाई देती, ये करके फिर उसके अंदर अपन बर्ड की कहानी को जोड़ सकते हैं। एक तरीका ये है सोचने का, ऑलराइट। पर उसमें एक पंगा क्या होता है, पंगा होता है आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये इसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस भी चेंज हो रहा होगा, ये भी एक वेरिएबल है। तो आप जितना इसको वेरिएबल के टर्म्स में लिखिए उतनी गलती कम से कम होगी, ऑलराइट। तो ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन जो मुझे लगता है वो ये कि इसको मैंने कह दिया y, वाटर से यहाँ तक की दूरी को, और इसको मैंने कह दिया h। अब बर्ड से फिश का डिस्टेंस कितना होगा, h तो ऐसा का ऐसा ही दिखेगा, प्लस ये डिस्टेंस कितना दिखेगा, यहाँ से रे गई तो y बटा म्यू ऑफ इंसिडेंस 4/3 इंटू म्यू ऑफ रिफ्रैक्शन 1। So this is the distance of bird as seen by fish, alright? Distance of bird as seen by fish. इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो आपने इसको यदि डिफरेंशिएट किया तो dh/dt जीरो नहीं होगा, ऑलराइट, ठीक है। तो dh/dt वुड बी, ये h घट रहा है, कितने से घट रहा है, -10, ऑलराइट। अपन लिखते थे पहले ये चीज जब अपन पढ़ते थे कंस्ट्रेंट, ऑलराइट, तब भी सिखाया था। ये दूरी 10 है तो इसके नीचे आने से घट रही है -10 से। y को डिफरेंशिएट किया तो -3 इंटू 3/4, ऐसे कर लीजिए सॉल्व। कितना आ गया ये, -9/4, ये 10 तो -49/4। माइनस का मतलब इसकी तरफ आता हुआ लगेगा, दैट्स ऑल, कि इसको अपनी तरफ ये -49/4 से आता हुआ लगेगा। अब इसमें मान लीजिए हम एक एडिशन कर देते हैं कि पानी का लेवल 4 से कम हो रहा है, पानी नीचे जा रहा है 4 से। तो शुरू करते हैं हम लोग, राइट। पॉज कर दिया होगा आपने और अब ट्राई कर रहे होंगे। तो डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, तो अभी भी हम यही लिखेंगे, उसमें तो कोई चेंज आया नहीं है यहाँ तक तो, ऑलराइट। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्क पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ, यार ये डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय, डिस्टेंस ऑफ फिश है यार, एज सीन बाय बर्ड, फिश एज सीन बाय बर्ड। पूछा भी यही था, बर्ड को फिश की वेलोसिटी कितनी दिख रही होगी, तो ये एक्चुअली उल्टा लिख दिया, फिश एज सीन बाय बर्ड, ऑलराइट। फिश एज सीन बाय बर्ड, फिश, एक्चुअली लिख दो तो ज्यादा अच्छा, वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, ऑलराइट। चलिए तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। डिफरेंशिएट करेंगे तो अभी dh/dt 10 नहीं आएगा, 10 से कम हो रहा है पर 4 से बढ़ भी रहा है, तो ये आ जाएगा -10 + 4 प्लस 3/4 dy/dt। y जो है वो 3 से भी कम हो रहा है और 4 से भी कम हो रहा है, ऑलराइट। सो दिस बिकम्स -6 एंड -21/4। तो वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, तो ये आप देख लीजिए कितना हो गया, -24 -21।
ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। यहाँ पे हम लोग आप देखेंगे तो कोई कोऑर्डिनेट्स की चिंता नहीं करेंगे, साइन में कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो यहाँ पे डिस्टेंसेस की तरह ट्रीट करके हमने खटाखट खटाखट सॉल्व कर लिया। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लग रहा है। एक बार फिर से समझा देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, तो ये फिश का डिस्टेंस बर्ड को कितना दिखेगा, h प्लस ये y नहीं दिखेगा, इसके लिए अपन को म्यू ऑफ इंसिडेंस से डिवाइड किया, म्यू ऑफ रिफ्रैक्शन से लिखा और ये आ गया और इसको डिफरेंशिएट कर दिया। dh/dt पहले केस में 10 था, दूसरे केस में -10 + 4 हो गया। dy/dt पहले केस में -3 था, -3 क्यों था, ऊपर जा रही है, डिस्टेंस कम हो रहा है। डिस्टेंस कहाँ से नाप रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से नाप रहे हैं और फिर सॉल्व कर दिया। राइट, इधर दोनों कम कर रहे हैं डिस्टेंस, तो -3 - 4 तो -7, 7 3 = 21 और ये हो गया आपका -6। सॉल्व कर दिया। सो आई होप वेलोसिटी वगैरह को आप इजीली हैंडल कर लेंगे। ओके, तो प्लेन रिफ्लेक्शन में वैसे तो और भी चीज़ें हो सकती है, पर अपन ने मोर और लेस सारी चीज़ें कवर कर ली है प्लेन रिफ्रैक्शन में। अब क्या क्या बचता है मैं एक बार आपको बता दूं, ज़्यादा बची नहीं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब हमारे पास बेसिकली दो चीज़ें बची है पढ़ने को। एक तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पार्ट बचा है, दैट इज नोन एज TIR। ओके, और उसके अलावा हमारे पास बचा है लेंस। ओके, तो चूंकि लेंस पे सवाल ज़्यादा होते हैं तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं पहले लेंस को ले रहा हूँ, ऑलराइट, और फिर अपन आगे दूसरी चीज़ें लेंगे। लेंस, ऑलराइट, हम बोलते लेंस है पर जनरली इट इज थिन लेंस जो अपन पढ़ते हैं। ओके, और लेंस जब बोलते हैं तो उसका मतलब मैक्सिमम टाइम सबको क्लियर होता है कि भाई थिन लेंस लेके ही सॉल्व करना है। ओके, तो थिन लेंस। ओके, सबसे पहले तो देखिएगा लेंस के शेप ये 6 तरह के लेंस हमको मिल सकते हैं। ओके, इस लेंस को हम लोग कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है। इसको हम कहते हैं बाई कॉनकेव लेंस। ठीक है, दोनों तरफ से कॉनकेव है। इसको हम कहेंगे प्लेनो, क्योंकि एक तरफ से प्लेन है, कॉनकेव लेंस। इसको हम कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ऑलराइट, इन दोनों में कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, उसको आप सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, जैसे कि मैं आपको मान लीजिए खाने की 2 डिशेस दूं, एक दूं मैं आपको दाल चावल, ऑलराइट, प्लेट में, और एक दूं, ऑलराइट, टंगड़ी कबाब, और मैं बोलूं कि यार एक जो प्लेट है वो मिस्टर खान को दे देना और एक प्लेट जो है मिस्टर जैन को दे देना। अब आपको यदि थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है
तो आप मोस्ट प्रोबेबली दाल चावल की प्लेट ले जाके मिस्टर जैन के सामने रख देंगे और टंगड़ी कबाब की प्लेट मिस्टर खान के सामने रख देंगे। ऑलराइट, अब इसमें आपने जो बुद्धि लगाई वो थी सरनेम के बेसिस पे कि मिस्टर जैन के कबाब खाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है और मिस्टर और यदि कबाब अवेलेबल है तो शायद मिस्टर खान के खाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ऑलराइट, तो सरनेम से हम काफ़ी कुछ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ऑलराइट, और सरनेम ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका नाम कॉन्वेक्सो प्लेन लेंस नहीं है, क्या है? प्लेनो कॉन्वेक्स। जब भी सरनेम, सरनेम मतलब एंड वाला पार्ट में आएगा तो लेंस पतला होगा, ऊपर से लेंस पतला होगा, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एंडिंग विथ कॉन्वेक्स, मतलब इसका नाम होगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स, क्योंकि इससे समझ में आ जाएगा ऊपर से पतला है। इसी प्रकार इसका नाम होगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ये कॉन्वेक्सो और यहाँ कॉनकेवो क्यों आया? क्योंकि इसकी एक साइड कॉनकेव है, एक साइड कॉन्वेक्स है। यहाँ कॉन्वेक्सो क्या आया? एक साइड कॉन्वेक्स है, एक साइड कॉनकेव है। पर ओवर पावरिंग कॉनकेव रही होगी तभी ऊपर से मोटा है। ओवर पावरिंग जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका अर्थ भी धीरे धीरे समझा दूंगा, पर पहले आप सबसे पहले ये नामकरण समझ लें। ऑलराइट, नॉमेनक्लेचर ये समझ लें कि ये कैसे बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ऊपर से पतला मतलब कॉन्वेक्स, ऊपर से मोटा मतलब कॉनकेव। सरनेम, सरनेम से आपको शेप का आइडिया लग जाएगा। ऑलराइट, सबसे पहले तो ये चीज अपन क्लियर कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग थिन लेंस की फोकल लेंथ या उसके लिए फॉर्मूला इमेज वगैरह का वो निकालेंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने पॉजिटिव कहा, प्लीज अंडरस्टैंड, लाइट के इंसिडेंस के लिए मेरे पास एक ही डायरेक्शन बची है जिधर से लाइट आ सकती है। किधर से लाइट आ सकती है? लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से लाइट आ सकती है। लेफ्ट से लाइट आ सकती है और टुवर्ड्स राइट जा सकती है। राइट, तो लाइट इधर से आ रही होगी। थिन का मतलब ये जो थिकनेस होने वाली है T, ये बहुत कम होने वाली है। ओके, दिस T इज गोइंग टू वेरी वेरी स्मॉल। इधर से लाइट आ रही, इधर को लाइट जा रही। ओके, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। नाउ लेट्स अप्लाई laws of refraction as we have studied them for spherical surface. alright, ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट वगैरह अपन, लाइट इधर से आ रही है तो क्या जरूरी ऑब्जेक्ट इधर ही हो? बिल्कुल नहीं, ऑब्जेक्ट इधर भी हो सकता है वर्चुअल टाइप का, तो अपन तो सब सोच नहीं रहे, कोऑर्डिनेट्स में लिख देते। तो पहला इवेंट कहाँ हुआ? इस सरफेस पे हुआ। ये μm1 है इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μm2 इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और μl है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो यदि अपन इक्वेशन लिखें तो μl x डैश माइनस μm1 xi इज इक्वल टू μl माइनस μm1 अपॉन xc1, यही आएगी इक्वेशन। L क्योंकि सेकंड आफ्टर रिफ्रैक्शन रे इधर है, इंसिडेंस रे μm1 में थी और ये xi लिख दिया, सॉरी xo आएगा यहाँ पे, x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, थिन का मतलब x डैश यहां से नाप रहे, पर चूंकि थिन है अगला इवेंट यहां से हो रहा है, तो हमें यहां पे लिखना चाहिए था इंसिडेंस साइड के लिए x डैश माइनस टी, बट हम t को यहां पे इग्नोर कर देते बिकॉज थिन है। नहीं तो ये डिस्टेंस यहां से आता तो x डैश माइनस टी आता, उधर गया तो μm2 अपॉन xi, μm2 अपॉन xi इज इक्वल टू μm2 माइनस μl अपॉन xc2, μm2 माइनस μl अपॉन xc2 हो गया आपका काम। इनको जोड़ दीजिए,
अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, लेंस में हम जो भी पढ़ते हैं बच्चों वो इस सिचुएशन के लिए नहीं पढ़ते। मैंने जानबूझ के यहाँ पे इसको उल्टा करके माइनस कर दिया, ठीक है। इसको मैंने μm1 माइनस μl अपॉन xc1 कर दिया, राइट। इसको जोड़ा और ये ऐसे मैंने कर दिया। अपन लेंस में जब भी पढ़ते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, उसमें μm1 इज इक्वल टू μm2 होता है। तो ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला आ गया, इसका कोई यूज भी नहीं करता। जनरली हम लोग को कैसा केस मिलता है कि एयर में एक लेंस रख दिया, इधर भी एयर है इधर भी एयर है, तो ऐसे केसेस में μm1 विल बिकम इक्वल टू μ2। और मैक्सिमम सवाल इसी के लिए बनते हैं, पर जेई वाले जानबूझ के इस तरह के सवाल देंगे कभी ना कभी, ताकि यदि आपने वो फॉर्मूला रट लिया हो लेंस का तो आप कंफ्यूज हो जाए। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व कैसे करना है, इवेंट बाय इवेंट आपने रिफ्लेक्शन लगाते गए और सॉल्व करते चले गए, ऑलराइट। तो इफ μm1 इज इक्वल टू μm2, मैं कॉमन निकाल लेता हूं, तो 1 माइनस xi माइनस 1 बाय xo इज इक्वल टू μm, ऑलराइट, माइनस μl। अब तो ये कॉमन हो गया दोनों में, 1 बाय xc2 माइनस 1 बाय xc1 हो जाएगा। और यहां पे भी एक μm था, μm और μ, दोनों तरफ μm से डिवाइड कर दिया, तो जो इधर जितनी भी टर्म आई उसको मैंने 1 बाय f कह दिया और इधर उसको लिख दिया